हेलो एवरीवन और स्टडी एंथम में आपका फिर से स्वागत है। ई दृष्टि की जो करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है उसमें हम लोग ये पार्ट 5 रहने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लासेस कर चुके हैं जिसमें हम लोग अभी तक जितने भी नेशनल न्यूज़ और वन लाइनर्स जो भी करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के आपको ई दृष्टि करंट अफेयर्स नाम का ऐप को आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में यहाँ पे ई दृष्टि करंट अफेयर्स है। यहाँ पे आपको देखिए अभी तक 4 क्लासेस हमने अपलोड कर दी है और इसी में ये आप हम लोग 5वीं क्लास भी अपलोड करने वाले हैं। तो हम लोग रिपोर्ट और इंडिसेस लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, तो अभी वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट में देखे थे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड, और इस बार हम लोग स्टार्ट करेंगे NIRF की रैंकिंग 2024 में कौन से इंस्टीट्यूट्स की क्या रैंकिंग रखी है। ठीक है, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको रिलीज़ करती है। तो जो इंस्टीट्यूट टॉप 5 के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कौन से हैं, देखिए रैंक 1 पे कौन सा है, जो IIT मद्रास है। रैंक 2 पे है IISc बैंगलोर। रैंक 3 पे है IIT बॉम्बे। ठीक है, तो आपको ये 3 रैंक आपको ये पता होना चाहिए। देन ओवरऑल कैटेगरी में था। अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो IISc बेंगलुरु जो है ये नंबर 1 पे है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU ये सेकंड नंबर पे है, और जामिया मिलिया जो है ये थर्ड टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ पे हैं। ठीक है, तो ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ हो गई। अगर आप स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अन्ना यूनिवर्सिटी है जो कि रैंक 1 में है। जादवपुर यूनिवर्सिटी है जो कि कोलकाता में है, ये सेकंड नंबर पे है। और सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है, ये थर्ड नंबर पे है। इस अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो हिंदू कॉलेज जो दिल्ली में है ये आपका रैंक 1 पे है। मिरांडा कॉलेज जो है ये रैंक 2 पे है, और स्टीफेंस कॉलेज जो है ये रैंक 3 पे है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन कौन सा है, वो IISc बेंगलुरु है, इसको रैंक 1 मिला है। टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन कौन सा है, ये IIT मद्रास है, इसको रैंक 1 मिला है। टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कौन सा है, ये है IIM गुजरात यानी IIM अहमदाबाद। फार्मेसी में कौन सा इंस्टीट्यूशन है, जामिया हमदर्द जो न्यू दिल्ली में है। लॉ इंस्टीट्यूशन में है आपका NLU NL नेशनल लॉ ऑफ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। मेडिकल इंस्टीट्यूशन में आपका एम्स जो न्यू दिल्ली में है वो रैंक 1 पे है। डेंटल इंस्टीट्यूशन में देखिए सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस जो चेन्नई में है। देन एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट में आप देख सकते हैं IARI ये न्यू दिल्ली में है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आर्किटेक्चर और प्लानिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की है जो कि उत्तराखंड में है, ये रैंक 1 में है। ओपन यूनिवर्सिटी में आपका इग्नू है। और टॉप स्किल यूनिवर्सिटीज़ में आपका है सिम्बोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि पुणे में है। और इनोवेशन में आपका है IIT बॉम्बे। ठीक है, IIT बॉम्बे ये रैंक 1 में है। तो इसमें आपको बेसिकली आपको ये यूनिवर्सिटीज़ और ओवरऑल जो क्या रैंकिंग है बस इतने ही आपको उसमें मोस्टली पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लीजिए, ये है आपका SDG इंडिया इंडेक्स। और SDG इंडिया इंडेक्स कौन निकालता है, नीति आयोग इसको निकालता है। और इंडिया का जो नेशनल स्कोर है आपको ये पता होना चाहिए कि 71 है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का नेशनल स्कोर क्या है, रैंक नहीं है ये स्कोर है। ठीक है, लास्ट ईयर था मतलब 2020 और 21 में इसका जो स्कोर था वो 66 था, तो उससे अभी काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, और इसमें कुछ की हाइलाइट्स देख लेते हैं। देखिए इसका पहला जो इसका संस्करण आया था वो 2018 में आया था, और इसमें मोस्टली हम लोग को ये देखना है कि कौन से स्टेट ने क्या स्कोर प्राप्त किया है और कौन सा स्टेट अभी टॉप पे है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे उत्तराखंड जो है ये टॉप पे है, ये 79 स्कोर के साथ है। ठीक है, केरला जो है ये भी 79 स्कोर के साथ है। तमिलनाडु जो है 78 स्कोर के साथ है। और उत्तर प्रदेश का भी स्कोर आप देख लीजिए, ये है 67। ठीक है, लोवेस्ट वाले में है आपका नागालैंड जो कि 63 है, झारखंड में है 62, और बिहार जो है ये है 57। ठीक है, तो ये आपके लोवेस्ट स्कोर वाले स्टेट्स हो गए। देन इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए फास्ट मूविंग स्टेट्स में आता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, फास्ट मूविंग सबसे ज़्यादा मतलब इंक्रीज इन स्कोर बाय 25, और इसमें जम्मू कश्मीर उसके सेकंड नंबर पे है।
और अगर फ्रंट रनर कैटेगरी में आप देखें तो उसमें 10 नए एंट्री हैं, मतलब आपको बस इतना ही देखना है कि कौन कौन से नए एंट्रेंट्स हैं आपको फ्रंट रनर कैटेगरी में। तो 10 नए स्टेट्स हैं जो कि फ्रंट रनर कैटेगरी में आ गए हैं, और उत्तर प्रदेश का उसमें है, वो है उत्तर प्रदेश भी इसी कैटेगरी में है। तो आपको इसका कैटेगरी भी मालूम होना चाहिए कि ये फ्रंट रनर कैटेगरी में है उत्तर प्रदेश। देन आपको अगर और चीज़ें इसमें थोड़ी देखनी है तो लार्जेस्ट इंक्रीज़ इन द स्कोर वाज ऑब्जर्व्ड इन क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, जिसका 54 से जो अभी 67 हो गया है। फॉलोड बाय नो पॉवर्टी विच इज़ इंक्रीज फ्रॉम 60 टू 72, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो स्कोर इसमें बढ़ा है वो क्लाइमेट एक्शन में बढ़ा है और पॉवर्टी में बढ़ा है, ठीक है। इंडियाज़ ओवरऑल स्कोर इज़ बिलो 50 ओनली फॉर गोल नंबर 5 यानी जेंडर इक्वालिटी। तो जो जेंडर इक्वालिटी जो गोल 5 है उसमें ही 50 से नीचे का स्कोर इंडिया का है, ठीक है। बाकी सब में 50 से ऊपर है। अगर आप टॉप परफॉर्मर्स, जैसे मैंने आपको बताया, उत्तराखंड और केरला थे, लोएस्ट परफॉर्मर आपका बिहार था, ठीक है। और परफॉर्मर कैटेगरी में जो है वो है मेघालय, नागालैंड, और टॉप यूटी में आता है आपका चंडीगढ़, और लोएस्ट यूटी में आता है आपका लद्दाख, ठीक है। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आइडिया रहना चाहिए, आपको ये कम से कम इसका स्कोर तो मालूम होना चाहिए, और अपने जो उत्तर प्रदेश है उसका स्कोर भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2024। तो इसको सोफी रिपोर्ट भी कहते हैं, ये अभी पब्लिश हुई है, और ये फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है और न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसको प्रिपेयर किसने किया है? इसको प्रिपेयर किया है 5 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, जिसमें फाओ आता है, आईफैड आता है, यूनिसेफ आता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आता है, और WHO आता है, ठीक है। तो ये 5 इंस्टीट्यूट्स हैं, एजेंसीज़ हैं यूनाइटेड नेशन की, ये यूनाइटेड नेशंस की हैं, तो यूनाइटेड नेशन की है इसलिए ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को कुछ की फाइंडिंग्स इसमें समझनी है, देखनी है क्या चीज़ें हैं। तो इसमें हम लोग पहले इंडिया के बारे में देख लेते हैं कि क्या फाइंडिंग्स मिली हैं। तो इसमें आपको इसमें समझना है कि द नंबर ऑफ़ अननरिश्ड पीपल हैज़ डिक्रीज, ठीक है। तो जो अंडर नरिश्ड जो लोग हैं वो उनकी संख्या कम हुई है, जो पहले 240 मिलियन था वो अब 194 मिलियन हो गई है, ठीक है। देन 55.6% ऑफ द इंडियन कैन नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट, ठीक है, ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। और इंडिया हैज़ द हाईएस्ट प्रिवेलेंस ऑफ वेस्टिंग, यानी 18.7 जो वेस्टिंग है वो 18.7 है साउथ एशिया में, एंड हाई प्रिवेलेंस ऑफ स्टंटिंग तो 31.7 है। तो आपको ये स्कोर भी आपको मतलब नंबर पता होना चाहिए। 18.7 आपका वेस्टिंग है, और स्टंटिंग कितना नंबर है? 31.7% इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो जो 5 साल के छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये आपको देखने को मिलता है। 27.4% ऑफ द बेबीज़ बॉर्न इंडिया हैव लो बर्थ वेट, मतलब बर्थ के टाइम उनका वेट कम रहता है। तो इसमें न्यूट्रिशन की ही प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से उनका वेट कम होता है। तो ये कितने ऐसे बच्चे हैं? 27% बच्चे ऐसे हैं, जो कि हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड, ठीक है। इससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि मैटरनल माल न्यूट्रिशन, यानी जो माताएं हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है जब प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो ये कुछ की फाइंडिंग्स है, इससे अलावा इसमें कुछ रैंक्स तो होती नहीं है, आपको बस इसमें ये याद रखना है कि किसने प्रिपेयर किया है, और इसकी कुछ की फाइंडिंग्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, एक आइडिया रहना चाहिए। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ये बन सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है ट्रैवल एंड टूरिज़्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। तो ये जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडेक्स है ये है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना। और इसमें आपको याद रखना है कि इसमें 5 डायमेंशंस हैं, 17 पिलर हैं, और 102 इंडिविजुअल इंडिकेटर हैं, ठीक है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये इसमें कितने डायमेंशंस हैं और कितने पिलर्स हैं और इंडिकेटर्स कितने हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको इसमें आइडिया रहनी चाहिए। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूनिवर्सिटी ऑफ सरे ने इसको कंपाइल किया है, पब्लिश किया है, ठीक है। तो इसमें कुछ स्कोर के बारे में जान लेते हैं। तो जो पहले नंबर पे है, रैंक 1 पे है यूनाइटेड स्टेट्स, और दूसरे नंबर पे है आपका ट्रैवल एंड टूरिज़्म में आपका स्पेन, और थर्ड नंबर पे है आपका जापान, ठीक है। बॉटम में कौन आ जाता है कंट्री? ये आता है आपका माली और सिएरा लियोन, ठीक है। वेस्ट एशिया outpace the regions with tourist arrival of 20% above 2019 levels, while Europe, Africa and America has recovered to around 90% of their pre-pandemic level, ठीक है। तो कोविड के बाद से जो टूरिज़्म का जो सेक्टर है वो काफ़ी हिट हुआ था, क्योंकि लोग एक दूसरे कंट्री में नहीं जा पा रहे थे।
तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें इंडिया की पोजीशन आप जान लीजिए कि ये 39th पोजीशन है, जो कि आपको याद रखना है। और इसका स्कोर है 4.25, ठीक है। और 2021 में इसका स्कोर था 54। तो इतना ही इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। इसके अलावा आपको इसमें बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, तो आपको बस एक आपको इसमें मोस्टली जो भी इंडेक्सेस होते हैं इस टाइप के, तो उसमें आपको किसने पब्लिश किया है ये पता होना चाहिए। देन उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं तो उसके बारे में मालूम होना चाहिए, और इंडिया की रैंक, और टॉप पे कौन है और बॉटम पे कौन है, ये 4-5 चीज़ें आपको मालूम होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इसको पब्लिश करती है, और इसमें आपको देखना है कि जो टॉप पोजीशन पे कौन सी सिटी है, वो है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में है। ये रैंक 1 आई है, ठीक है। देन नेक्स्ट है इसमें कोपनहेगन, जो कि डेनमार्क में है, और ये रैंक 2 है। और ज्यूरिक जो है, ज्यूरिक ये स्विट्ज़रलैंड में है, और ये इसकी रैंक 3 है। तो ये आपको टॉप 3 सिटीज़ आपको मालूम होना चाहिए। वियना जो है इसने टॉप किया है, ठीक है। बॉटम में आता है आपका, बॉटम पोजीशन में भी याद रखिएगा कि ढाका जो है बांग्लादेश का, ये सबसे बॉटम है, और ये उसकी 168 रैंक है। कुछ इंडियन सिटीज़ के बारे में भी इसमें समझ लेते हैं। जैसे न्यू दिल्ली और मुंबई, इन दोनों ने टाई किया है, और इनकी 141 रैंक है, ठीक है, 141। और चेन्नई की रैंक है, चेन्नई की जो इसमें है वो है 59.9, मतलब ये स्कोर्स हैं बेसिकली, इंडेक्स हैं। और अहमदाबाद हैं और बेंगलुरु है, ठीक है। तो आपको बस ये 5 सिटीज़ के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि ये 5 सिटीज़ ही हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा एक बार देख लेते हैं। देखिए, दिस सर्वे जनरेट्स एस्टिमेट्स ऑफ हाउस होल्ड मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस रूरल एंड अर्बन सेक्टर्स, ठीक है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स। इस पूरी रिपोर्ट को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है फूड आइटम्स, एक कंज्यूमेबल और एक सर्विस आइटम, ठीक है। तो ये फूड आइटम, कंज्यूमेबल्स और सर्विस आइटम्स, और एक ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। तो ये 3 जो इसमें 3 ब्रॉड कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। और इसमें जो किसके बेसिस पे इसको किया जाता है, मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड के बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ की हाइलाइट्स इसमें समझ लेते हैं। वैसे इसमें क्वेश्चंस आपके मेंस में ज़्यादा बनेंगे, तो एक बार फिर भी देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि बेवरेजेस, रिफ्रेशमेंट एंड प्रोसेस्ड फूड, इसमें सबसे हाईएस्ट शेयर ऑफ कंजम्पशन है, ठीक है। किस पे, बेवरेजेस, ठीक है, रिफ्रेशमेंट्स और प्रोसेस्ड जो फूड होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है रूरल और अर्बन एरियाज़ में। हरियाणा ने सबसे ज़्यादा स्पेंड किस पे किया है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में। केरला स्पेंड द मोस्ट ऑन एग और फिश मीट में, ठीक है। तो हरियाणा और ये आपका केरला का 2 चीज़ें इसमें बताया। द ट्रेंड वाज नॉट मच डिफरेंट इन अर्बन एरियाज। हाउस होल्ड इन राजस्थान रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर ऑन, ये आपका, अच्छा, ये जो आपका हरियाणा और जो केरला का था, ये बेसिकली ये रूरल एरियाज़ के बारे में बता रहे हैं, और यहाँ पे जो राजस्थान है ये अर्बन एरियाज़ के बारे में बता रहे हैं। तो अर्बन एरियाज़ में राजस्थान ने सबसे ज़्यादा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में किया है, और रूरल एरियाज़ में मिल्क पे हरियाणा ने किया है, ठीक है, कंजम्पशन पे। तो इतना ही आपको इसमें इम्पॉर्टेंट है, कोई इसमें रैंक तो है नहीं, तो आपको बस एक आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। और इसमें कुछ देख लेते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि कुछ कंजम्पशन और नॉन फूड आइटम्स में किस में है। जैसे केरला, रूरल इंडिया में अगर हम देखें तो हाईएस्ट शेयर ऑफ मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन कन्वेंस, ठीक है, अमंग नॉन फूड आइटम वो सीन इन केरला, तमिलनाडु में और गुजरात में और पंजाब में, ठीक है। कन्वेंस में सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है, और अर्बन एरियाज़ में केरला, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, ठीक है। ये इस पे कन्वेंस पे इस पे खर्चा हुआ है। मेडिकल एक्सपेंसेस के बारे में देख लेते हैं। जो दवाइयाँ हैं उनके उस पर सबसे ज़्यादा किसने खर्च किया है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, केरला ने किया है, देन वेस्ट बंगाल ने किया है, और आंध्र प्रदेश ने किया है। अर्बन इंडिया में वेस्ट बंगाल ने, केरला ने और पंजाब ने किया है हाईएस्ट मेडिकल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो केरला आपका रूरल एरियाज़ में भी है, रूरल एरियाज़ में सबसे नंबर 1 पे है, और उसके बाद वेस्ट बंगाल है, और अर्बन इंडिया में वेस्ट बंगाल है, एंड देन केरला है।
देन हम जाते हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑन आयुष 2024। देखिए ये सारे जो सर्वेज होते हैं, इसमें जो डेटा होता है ये मोस्टली आपको मेंस में लिखने को ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बस वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मदद मिले, आपको ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ये 79th राउंड था, ठीक है, और 79th राउंड ऑफ द नेशनल सैम्पल सर्वे। और इसमें जो दिस सर्वे कंडक्टेड बाय कौन इसमें करता है, ये नेशनल सर्वे ऑफिस को कंडक्ट कराता है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस इसे कंडक्ट कराता है, ठीक है। इसमें क्या देखिए, रूरल इंडिया में क्या है, अबाउट 95% मेल एज वेल एज फीमेल एज 15 years and above have been found to be aware about आयुष, while in urban India it has been around 96%, ठीक है। तो रूरल इंडिया में 95% मेल और फीमेल आयुष के बारे में जानते हैं, और 96% लोग अर्बन एरियाज़ में जानते हैं मेल और फीमेल आयुष के बारे में, ठीक है। इसके अलावा इसमें देख लेते हैं जो परसेंटेज ऑफ पर्सन यूज्ड आयुष फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कितने लोगों ने, कितने परसेंट लोगों ने आयुष मेडिसिन का यूज़ किया है। तो इसमें आयुष मेडिसिन जो होती हैं वो आती हैं आपके आयुर्वेदिक हो गई, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया मेडिसिन, या इस टाइप की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं उनका यूज़ करके जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो वही आयुष कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो है आयुर्वेद का इस्तेमाल हुआ है रूरल में 40%, और अर्बन में ये है 45%, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, योगा हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिक्पा एंड होम्योपैथी। तो ये सारी चीज़ें आपका अदर्स में ये इंक्लूडेड हैं। ये 9.4% और ये अर्बन एरियाज़ में है 12.8%, ठीक है। देन आ जाते हैं हम लोग QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में, ठीक है। तो QS जो वर्ल्ड रैंकिंग है ये वर्ल्ड लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग के बारे में है। तो ग्लोबली द MIT, ठीक है, MIT जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसने फर्स्ट पोजीशन लाया है। और इसको कंपाइल कौन करता है, वो है QS, ठीक है। तो QS है, इसमें लिखा भी है यहाँ पे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो MIT है वो सबसे ज़्यादा इसमें रैंक लेके आया है। ये कहाँ पे है MIT, ये है US में, ठीक है। इसके अलावा अगर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में देखें तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में IIT बॉम्बे ने क्या किया है, टॉप किया है। और IIT climbing from 149 पोजीशन टू 118 पोजीशन इन 2025 रैंकिंग्स, ठीक है। तो अभी जो ओवरऑल रैंकिंग है उसकी 118 है IIT बॉम्बे की। और IIT दिल्ली की कितनी रैंक है, IIT दिल्ली की रैंक है 150। और IISc बेंगलुरु जो है इसकी जो रैंकिंग है वो है 211। देन IIT खड़गपुर भी है, अचीव द 4th पोजीशन अमंग द इंडियन इंस्टीट्यूट जंपिंग फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। तो ये इंडियन अगर इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा फर्स्ट पे ये है, दिल्ली थर्ड सेकंड है, और IISc बेंगलुरु थर्ड है, और IIT खड़गपुर फोर्थ है। लेकिन अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड वाइज देखेंगे तो आपको ये रैंक पता होना चाहिए 118th, ठीक है। IIT दिल्ली की 150, IISc की 211। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 पे। इसके बाद हम लोग स्टार्टअप रैंकिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स रहा है वो बेस्ट परफॉर्मर की कैटेगरी में आपका गुजरात, कर्नाटका रहा है। टॉप परफॉर्मर आपका महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब। तो आपको सारे स्टेट्स नहीं याद रखने हैं, आपको बेसिकली उत्तर प्रदेश का जो पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में है, लीडर कैटेगरी में है, ठीक है। लीडर कैटेगरी में है। ये कैटेगरी A स्टेट्स हैं जिनकी जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 1 करोड़ है, ठीक है। और टॉप कैटेगरी B स्टेट्स में भी आप देख लीजिएगा एक बार, ये इसकी लिस्ट है, ठीक है। तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको सारे तो याद नहीं रहेंगे, आपको बस अपना स्टेट पता होना चाहिए कौन सा है। और इसको रिलीज़ किसने किया है, इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड DPIIT, ठीक है। इसको शॉर्ट में कहते हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि यूपी की जो किस कैटेगरी में आता है, लीडर कैटेगरी में।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिपोर्ट ऑन क्राइम इन इंडिया। तो ये एनसीआरबी जो संस्था है उसके द्वारा ये रिलीज़ की जाती है। और इसमें हमने देखा, इसमें भी कुछ चीज़ें आप देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें मेन चीज़ हाइलाइट्स क्या क्या हैं। तो इसमें जो देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ 4.5% इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस ओवर द सेकेंड पैंडमिक ईयर। ठीक है, तो जो केसेस के रजिस्ट्रेशन है उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है, और जो क्राइम रेट है उसमें भी थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। और इसमें जो सुसाइड्स हैं, नंबर ऑफ़ सुसाइड इसमें इंक्रीज़ रहा है। और जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अच्छा इसमें जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स है अदर देन द मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो 31.7 रहा है। मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स कितनी रहे हैं? 4.8%। इलनेस इतनी रही हैं। ठीक है, तो इतना आपको इसको याद नहीं रखना है, बस ये रखिएगा मेल टू फीमेल रेशियो ऑफ द सुसाइड विक्टिम इज़ 71.8 टू 28.2। तो मेल्स की आपको सुसाइड संख्या ज़्यादा है। ठीक है, और फीमेल की कितनी है? 28.2 है। देन जो स्टेट्स जो हैं सबसे ज़्यादा जहाँ पे क्राइम रिपोर्ट होता है आईपीसी के धारा, आईपीसी के अंतर्गत, वो है केरला। सबसे ज़्यादा आपको केरला में मिलेगा, फिर पुडुचेरी में मिलेगा और वेस्ट बंगाल मिलेगा। उत्तर प्रदेश किस चीज़ पे टॉप पे है इसमें देख लेते हैं। विथ 14,000 केसेस दिल्ली रजिस्टर्ड द हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन ने उसने रिकॉर्ड किया है। और इन एब्सोल्यूट नंबर उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड द मैक्सिमम एफआईआर इन केसेस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। तो उत्तर प्रदेश जो है उसने मैक्सिमम एफआईआर दर्ज कराई है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में इन 2022। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में किस नंबर पे, किस मामले में नंबर 1 पे है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट में यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स इन 2020। रोड एक्सीडेंट के बारे में है। ये देखिए, ये आपका रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे पे है। ठीक है, इसमें सिंपली आपको याद रखना है कि ईयर ऑन ईयर देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन एक्सीडेंट। 9.4% एक्सीडेंट्स बढ़े हैं। ठीक है, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टोटल पर्सन किल्ड ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। सबसे ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट्स में जिनकी डेथ होती है वो इंडिया में है। ठीक है, इसमें इसके अलावा आप स्टेट वाइज भी देख लेंगे तो तमिलनाडु रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ऑन नेशनल हाईवे। तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होते हैं। और मध्य प्रदेश, इसके बाद मध्य प्रदेश आता है और तमिलनाडु आता है। उत्तर प्रदेश रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फैटिलिटीज़ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट। ठीक है, यानी 13.4% जिनके डेथ, मतलब जिनका एक्सीडेंट होता है उसमें 13% लोग जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है उत्तर प्रदेश में। देन आता है मिसलेनियस कुछ एक्सरसाइज न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग। तो ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, सारी न्यूज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट ही है, तो 1 बाय 1 करके हम इसमें देख लेते हैं। तो BRAP 2022 उत्तर प्रदेश ने सबसे इसमें टॉप अचीवर का स्टेटस इसमें मिला है उत्तर प्रदेश को। BRAP, तो BRAP क्या है? ये है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है। तो इसमें आपको बस उत्तर प्रदेश की रैंक पता होना चाहिए कि ये टॉप अचीवर कैटेगरी में ये इसको आता है। ठीक है, देन टॉप 10 कोल माइन इसके बारे में लिखा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ बेस्ड कोल इंडिया सब्सिडरी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, गेवरा एंड कुसुमिदा कोल माइंस हैव सिक्योर्ड द सेकेंड एंड फोर्थ स्पॉट इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड 10 लार्जेस्ट कोल माइन रिलीज बाय worldatlas.com। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो लिस्ट है ये worldatlas.com ने इसको रिलीज़ की है। और इसमें छत्तीसगढ़ की 2 माइंस हैं, एक है आपकी गेरवा एंड एक है आपकी कुसमुंडा माइंस। ठीक है, ये कहाँ पे हैं? ये छत्तीसगढ़ में है। इसको मिला है गेरवा को सेकंड और कुसमुंडा को मिला है 4th। ठीक है, ये 2 रैंक है, यही आपको बस याद रखनी है, टॉप 10। ठीक है, और फर्स्ट रैंक पे भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये है ब्लैक थंडर माइन जो कि यूएसए में है। और ये यूएसए में कौन सी जगह पे है? व्योमिंग करके एरिया है वहाँ पे। देखिए, सेकंड नंबर पे है गेरवा ओसी माइन इंडिया और 4th नंबर पे है आपका कुसमुंडा ओसी माइंस इंडिया।
देन यहाँ पे एक शॉर्ट छोटी सी न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर का जो नाम है उसको श्री विजयपुरम रखने का मतलब प्रस्ताव अभी रखा गया है। ठीक है, तो आपको बस ये मालूम होना चाहिए। देन आता है खेल उत्सव 2024। तो खेल उत्सव जो है ये हॉकी जो लेजेंड हैं मेजर ध्यानचंद उनको उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए ये है, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसको ऑर्गेनाइज़ कराया था। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, इसमें इन द रन अप टू बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दिस मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड खेल उत्सव। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन दोनों मिनिस्ट्रीज़ ने मिल करके खेल उत्सव मनाया है। बस इतना ही आपको मालूम होना चाहिए। इसमें कौन कौन से टूर्नामेंट और 4 स्पोर्ट्स थे, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस। देन वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है 2024 का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें देख लेते हैं। तो जो पहली बात आपको याद रखना है कि पहला जो आया था वो था वक्फ एक्ट 1995 का। ठीक है, तो आपको ईयर पता होना चाहिए। पहले 1995 का था, अब जो उसमें अमेंडमेंट आया है 1995 को अमेंड किया जाएगा। ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। द गवर्नमेंट मूव द प्रपोजल लेजिस्लेशन फर्दर स्क्रूटनी। तो इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसको अभी स्क्रूटनी के लिए भेजा गया है। ठीक है, तो ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी है इसको पहले बारे में भी आपको कुछ मालूम होना चाहिए कि 31 मेंबर की जो ये कमेटी होती है, और इसको बीजेपी एमपी जगदम्बिका पाल ने इसको अभी ये लीड कर रहे हैं। ठीक है, लीड कर रहे हैं। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होता है, ये एक तरह से एक एड हॉक पार्लियामेंट्री कमेटी है, और इसमें द लोकसभा मेंबर्स आर डबल कंपेयर टू द राज्यसभा मेंबर्स। तो लोकसभा मेंबर्स जो होंगे वो 2 टाइम्स होंगे राज्यसभा मेंबर्स के। ठीक है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो चेंज हो सकती है, मतलब इसमें कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है कि 31 मेंबर ही होंगे, और इसको मिनी पार्लियामेंट की तरह भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो सिर्फ सजेस्टिव होती हैं, और गवर्नमेंट के पास ये मतलब पूरी तरह से इसका ये रहता है कि वो एक्सेप्ट करें या ना करें। तो कौन कौन से इसमें की चेंजेस लाए गए हैं इस बिल में, ज़रा इसको देख लेते हैं। द बिल स्टेट्स दैट ओनली अ पर्सन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years में डिक्लेयर अ वक्फ और ऑल्सो मस्ट ओन अ प्रॉपर्टी। तो जो ऐसा पर्सन ही कर सकता है जो कि 5 साल तक इस्लाम को, एटलीस्ट 5 साल उसने इस्लाम को प्रैक्टिस किया हो। ठीक है, द बिल स्टेट्स दैट एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड एज वक्फ विल सीज टू बी सो। ठीक है, तो कलेक्टर ऑफ द एरिया के पास ये पावर मिल गई है, विल डिटरमाइन द ओनरशिप इन केस ऑफ अनसर्टिनिटी। अगर मतलब किसी भी कोई भी अनसर्टिनिटी रहेगी तो जो वहाँ के कलेक्टर होंगे एरिया के वो डिसाइड करेंगे। द एक्ट कॉन्स्टिट्यूट एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल की भी इसमें रखी गई है, और इसमें द यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ वक्फ इज़ ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। ठीक है, तो जो यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज होते हैं वही एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी होंगे इस वक्फ काउंसिल के। ठीक है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के। दिस एक्ट रिक्वायर्स दैट ऑल काउंसिल मेंबर्स मस्ट बी मुस्लिम। तो इसमें सारे मेंबर्स जो होंगे वो मुस्लिम होने चाहिए, एंड एटलीस्ट 2 मेंबर्स मस्ट बी वुमेन। तो इसमें वुमेन्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। The bill instead provides that 2 members must be non-Muslims, MPs, former judges and eminent person appointed to the council as per the act need not to be Muslim। तो जो अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट जो इसमें किया गया है उसमें कहा गया है कि जो उसमें 2 मेंबर्स जो होंगे वो हो सकता है कि वो किसी और समुदाय के भी हों, नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी अमेंडमेंट वाला जो है इसके बारे में बता रहा है, ये अभी करंट में क्या है इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि करंट में उसमें सारे मेंबर्स मुस्लिम होने चाहिए और 2 मेंबर्स एटलीस्ट 2 मेंबर्स वुमेन होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बिल एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू नॉमिनेट 1 person फ्रॉम इलेक्टोरल कॉलेजेस ऑफ मुस्लिम। ठीक है, और मुस्लिम एक एमपी होना चाहिए, एमएलएज होना चाहिए, एमएलसी होना चाहिए, बार काउंसिल मेंबर होना चाहिए फ्रॉम द स्टेट टू द वक्फ बोर्ड।
और ज़रूरी नहीं है कि ये मुस्लिम हो, ठीक है। तो ये अमेंडेड चीज़ें हैं, इसलिए थोड़ा सा कंटेस्टियस था, क्योंकि इसमें मुस्लिम के अलावा भी और समुदाय को ऐड करना का प्रस्ताव रखा गया था। तो ये पूछा गया था कि अगर ये वक्फ बिल मतलब मुस्लिम से रिलेटेड है, मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड है, तो इसमें बाकी समुदाय लोगों का क्या काम है। तो इसी बात पे चर्चा हो रही थी पार्लियामेंट में, और इसीलिए इसको जेपीसी में भेजा गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एनुअल सर्वे ऑफ यूनी कॉरपोरेटेड एंटरप्राइजेज फॉर 2023, ठीक है। तो मोस्पी हैज़ रिलीज्ड, इसको अभी मोस्पी ने रिलीज़ किया है, एनुअल सर्वे ऑफ यूनी कॉरपोरेटेड एंटरप्राइजेज, ठीक है। तो इसको बस आपको इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, बस आपको ये थोड़ा समझना है कि यूनी कॉरपोरेटेड जो सेक्टर्स होते हैं, इसने अभी हैज़ विटनेस्ड अ ग्रोथ इन द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, और वर्कर्स में ग्रोथ आई है, और इनकी नंबर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट मतलब कितने जो संख्या है उसमें थोड़ा सा ग्रोथ मिला है। और मेजॉरिटी वॉज इन सर्विस सेक्टर, सबसे ज़्यादा इसमें सर्विस सेक्टर में है। रिटेल, ट्रेड और अपैरल मैन्युफैक्चरिंग में ओवर 40% ऑफ द सेक्टर है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, ठीक है। तो इन 3 इंडियन लिटरेरी वर्क, रामचरितमानस, पंचतंत्र, फेबल्स एंड शद्रलोक लोकाना, ठीक है, इनको अभी इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों को याद रखिएगा, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहद्र यलोक लोकना, ठीक है। इन तीनों को लिटरेरी वर्क जो हैं, इन तीनों जो पुस्तकें हैं, इनको इसमें इंक्लूड किया गया है। ओके, तो रामचरितमानस के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिखा था 16th सेंचुरी में। ये एक एपिक पोएम है दैट नरेट्स द लॉर्ड मतलब लाइफ ऑफ लॉर्ड राम, और ये अवधी डायलेक्ट ऑफ हिंदी में इसको लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद पंचतंत्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा जी ने 200 BC में इसको लिखा था पंचतंत्र को, और इट इज़ अ बुक ऑफ नीति, द वाइज कंडक्ट ऑफ लाइफ रिटन इन फॉर्मेट ऑफ चेन ऑफ सिंपल स्टोरीज। तो इसको सिंपल स्टोरीज़ में जो आपको क्या क्या कंडक्ट आपको लाइफ में रखना चाहिए उसके बारे में ये पूरी बुक है, ठीक है, पंचतंत्र। देन नेक्स्ट है आपका शहद्रलोक लोकना, ये ऑथर किया था आचार्य आनंद वर्धन ने, और ये एक संस्कृत कमेंट्री है ऑन द ध्वन्य लोक, अ फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑन इन इंडियन लिटरेरी थ्योरी रिटन बाय आनंद वर्धन, ठीक है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि आनंद वर्धन है, और ये संस्कृत में इसकी लिखी गई थी। इंडिया इमर्जेज एज द 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर ग्लोबली। तो ये किसने इसने अभी रिलीज़ किया है, ये एम्बर्स की ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू करके जो आई है, तो एम्बर नाम की जो ये संस्था है इसने इसको किया है, और इसमें जो इंडिया की रैंक आई है वो आई है 3rd, ठीक है, सोलर पावर प्रोड्यूसर में। इंडिया विटनेस द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इंक्रीज इन द सोलर जनरेशन इन 2023, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी इंडिया ने 18 टेरावाट आवर को अभी इसमें इंक्लूड किया है अपने सोलर पावर में, ठीक है। टुगेदर ठीक है, देन इंडिया सरपास जापान इन सोलर पावर प्रोडक्शन, जनरेटिंग 113 बिलियन यूनिट्स, ठीक। इसके अलावा हम लोग आगे इसमें और क्या चीज़ें हैं, यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है अभी क्या है, उसका जो मतलब क्या क्या है रिन्यूएबल एनर्जीज़ में कितने उसके हैं, ठीक है, गीगावाट्स में कितने प्रोडक्शन होता है। तो विंड पावर से अगर आप देखें तो 42.86 है, और हमारा जो 2030 का टारगेट भी है, ठीक है, 2030 पंचतंत्र जो पंचमित्र जो अपने प्लेज लिए हैं, 5 प्रण जो प्लेज है, उसमें 2030 तक हमें नॉन रिन्यूएबल्स एनर्जी से सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। तो 2030 में विंड पावर हमें 140 करनी है, अभी करेंटली एज ऑफ नाउ 42.86 है। सोलर पावर जो है 67 है, और इसको 280 तक करना है। बायोमास पावर ये 10 है, और इसको ये इसका भी मतलब ये तो अभी 10 ही रखा गया है। स्मॉल हाइड्रो जो है ये 4.94 है, इसका टारगेट है 70। वेस्ट टू एनर्जी का कोई टारगेट नहीं है, और अभी ये करेंटली 0.5 है। तो टोटल अभी तक हमारे यहाँ पे
125.69 गीगावाट्स की जो इलेक्ट्रिसिटी अभी प्रोड्यूस हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी से, और हमारा जो टारगेट है बाई 2030 500 गीगावाट का है। ठीक है, तो ये आपको ये आइडिया होना चाहिए सबसे ज़्यादा किस में है। सबसे ज़्यादा आपका फर्स्ट रैंक पे आ जाएगा सोलर पावर, सेकंड रैंक पे आ जाएगा आपका विंड पावर। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाएगा बायोमास पावर, और स्मॉल हाइड्रो आपका फोर्थ नंबर पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, और ये जो डेटा है ये इंडियन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इसको निकालती है। देन बीमस्टेक का कॉरपोरेशन मीट हुआ है। बीमस्टेक इसको एक बार देख लेते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसको हम लोग बीमस्टेक कहते हैं। ठीक, तो अचीव्ड एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन विद द चार्टर ऑफ ग्रुपिंग कमिंग इनटू फोर्स। तो इसमें जो की फीचर्स हैं बीमस्टेक चार्टर के, जरा एक बार देख लेते हैं। बीमस्टेक गेन्स ऑफिशियल स्टैंडिंग एज अ लीगल एंटिटी allowing it to interact directly with other international organization on matters of diplomacy and cooperation। तो अभी बीमस्टेक को एक ऑफिशियल मतलब पोजीशन मिल गई है कि वो अलग अलग कंट्री से, अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डिप्लोमेसी और कोऑपरेशन के ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक, तो बस इतना ही आपको इसमें इम्पोर्टेंट है, बस कुछ खास नहीं है। देन हम लोग इसमें आ जाते हैं एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस। सो एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस कहाँ पे हुई थी? ये न्यू दिल्ली में हुई थी, और इसकी थीम आपको ज़रूरी है पढ़ना, द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ये आपको इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, देन हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं स्टैचू ऑफ शिवाजी। तो कुछ स्टैचूज़ जो हैं वो न्यूज़ में रहते हैं कि शंकराचार्य की स्टैचू, तो यहाँ पे एक शिवाजी की स्टैचू है, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि ये शिवाजी की स्टैचू 35 फीट की है। ये इसको राजकोट फोर्ट में, महाराष्ट्र, जो राजकोट फोर्ट जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे ली गई थी, और ये कोलैप्स हो गई थी। ठीक है, दिस स्टैचू वॉज इनागुरेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन नेवी डे। ठीक है, तो ये काफ़ी ही शर्मनाक बात है, शर्मिंदगी की बात थी कि जो स्टैचू हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनाग्रेट की थी वो कोलैप्स कर गई, वो गिर गई। ठीक है, तो इसको आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे थी, ये महाराष्ट्र में थी। ठीक है, तो कुछ और स्टैचूज़ के बारे में आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। जैसे स्टैचू ऑफ वननेस किसको कहते हैं? आदि शंकराचार्य जी को। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है ये श्री रामानुजाचार्य को, और इसकी लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए। ये आदि शंकराचार्य की लोकेशन है एमपी में, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की लोकेशन है आपके हैदराबाद तेलंगाना में। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये वल्लभ भाई पटेल की है, ये गुजरात में है। थिरुवल्लुर जो स्टैचू है ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, ये थिरुवल्लुर के ऊपर थी। ठीक है, और तथागत सल ये बुद्ध के ऊपर थे, बुद्ध जी के, और ये सिक्किम में है। स्टैचू ऑफ अहिंसा ये ऋषभनाथ की जी के ऊपर थी, और ये नासिक महाराष्ट्र में है। स्टैचू ऑफ पीस ये स्वामी रामानुजाचार्य के भी ऊपर है, और ये श्रीनगर में थी, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस एक और है, ये जैन मॉन्क आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, ये पाली राजस्थान में है। और एक स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है जो कि नंद प्रभु कैंपे गौड़ा जी के ऊपर थी, और ये बेंगलुरु कर्नाटका पे है। और एक स्टैचू ऑफ बिलीफ है, इसको विश्वरूपम भी कहते हैं, ये लॉर्ड शिवा के ऊपर है, और ये नाथेवाड़ा राजस्थान में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, तो ये आपको लोकेशन और किसके डिपेंड करती है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, देन कुछ शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं क्या क्या हैं जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ईसी जो है, ईसी यानी इलेक्शन कमीशन ने अभी अनाउंस किया है कि पैरालंपियन है राकेश कुमार। ठीक है, पैरालंपियन है, इसको ईसीआई ने नेशनल आइकॉन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का नेशनल आइकॉन बनाया था। ठीक है, तो आपको नाम पता होना चाहिए। और मिस शीतल देवी वॉज अनाउंस्ड एज ECI नेशनल आइकन जस्ट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ जनरल इलेक्शन। ठीक है, तो मिस शीतल देवी को भी किया गया था।
और जो मिस्टर शीतल देवी हैं ये 17 साल की उम्र में ही सबसे यंगेस्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट बन गई हैं, ठीक है। देन मिशन मौसम के बारे में हमने पढ़ा था अभी पहले भी, तो मिशन मौसम को अभी अप्रूव कर दिया गया है। और जो इसको कौन इम्प्लीमेंट कराएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को इम्प्लीमेंट कराने वाला है। और इसमें जो इंडिया का जो वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड जो डेटा है उसको और फास्ट टाइम और एक्यूरेट तरीके से रिलीज़ करने की इसमें बात है, ठीक है। देन चिंतन शिविर कॉन्फ्रेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है। और ये कहाँ पे इसका हुआ था, ये हुआ था आगरा उत्तर प्रदेश में, चिंतन शिविर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको इसमें और ज़्यादा चीज़ें नहीं जाननी है। देन आता है विजियो नेक्स्ट, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये है विजियो नेक्स्ट किससे रिलेटेड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से रिलेटेड है, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव है ये, ठीक है, विजियो नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सागर मंथन के ऊपर, द ग्रेट ओशंस डायलॉग। तो सागर मंथन क्या है, एक डायलॉग है आपस में मतलब बात करने के लिए। और इसका जो इनाग्रेशन कहाँ पे हुआ था, ये मुंबई में हुआ था। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, तो ये NICD प्रोग्राम है। और ये इसमें क्या है कि इसमें 12 नए प्रोजेक्ट को प्रपोजल अभी रखा गया है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है जहाँ पे मतलब कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 12 न्यू प्रोजेक्ट्स को अभी मंजूरी मिली थी। तो इसमें आपको देखिए आगरा और प्रयागराज आ जाता है यूपी में। तो यहाँ पे भी आपको इंडस्ट्रियल एरियाज़ यहाँ पे भी आपको आने वाले टाइम में दिखेंगे, ठीक है। देन जियो पारसी स्कीम है। जियो पारसी स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा ये स्कीम है और इसी का भी एक पोर्टल भी खुला है, ठीक है। तो जियो पारसी स्कीम जो है आपको ये आइडिया होना चाहिए। देन आता है आपका नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम। नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम, तो इसमें क्या है कि ये जो सर्वेलेंस सिस्टम है इसमें हेल्प करेगा फार्मर्स टू कनेक्ट विद एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स ऑन कंट्रोलिंग पेस्ट यूजिंग देयर स्मार्टफोन्स। तो मतलब अपने फ़ोन से ही आप जो आपके किसानों के जो फसलें होती हैं उसमें जो पेस्ट लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, उसके बारे में आप साइंटिस्ट लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट होकर के पूछ सकते हैं कि क्या इसका उपाय है और किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है। देन हेमा कमेटी रिपोर्ट एक आई है। तो हेमा कमेटी रिपोर्ट क्या है, तो हेमा कमेटी रिपोर्ट जो है ये मलयालम सिनेमा में एक सेक्सुअल असॉल्ट का एक केस आया था, तो इसी के ऊपर ये कमेटी बैठाई गई थी, ठीक है। और इसी की अभी रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो रिवीलिंग इसमें क्या रिवील किया गया है, अलार्मिंग इंस्टेंसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन इन द मलयालम सिनेमा। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, काफ़ी जो मलयालम इंडस्ट्रीज़ में जो डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं वुमेंस का। तो ये सारी चीज़ें का उसमें रिपोर्ट में आई थी, ठीक है। देन आते हैं आपका जन पोषण केंद्र। जन पोषण केंद्र क्या है एक बार देख लेते हैं जी। तो जन पोषण केंद्र में आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इसको अभी लॉन्च किया था। और इसमें क्या है, 60 फेयर प्राइस शॉप्स को अभी कन्वर्ट किया जाएगा इनटू जन पोषण केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं शिक्षा सप्ताह में। शिक्षा सप्ताह क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ये का है और इसमें सेलिब्रेट किया जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, और ये एक शिक्षा सप्ताह में इसको मनाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें 7 स्कूल नेशनल वाइड आर फोकसिंग ऑन एनहांसिंग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन थ्रू विद्यांजलि, ठीक है। तो विद्यांजलि एक इनिशिएटेड है बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, और तिथि भोजन एक स्कीम है टू कंट्रीब्यूट्स टू मिड डे मील स्कीम, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्रोजेक्ट अस्मिता। प्रोजेक्ट अस्मिता इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द यूनिवर्सिटी UGC हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट टू डेवलप 22,000 बुक्स इनटू इंडियन लैंग्वेजेस इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इसमें क्या है, सिंपल प्रोजेक्ट अस्मिता, आपको ये पता होना चाहिए कि 22,000 बुक्स को इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस में, ताकि लोकल लैंग्वेजेस में भी
लोग इसको पढ़ सकें, और ये कब तक करना है, अगले 5 साल में इसे करना है। ठीक है, तो ये आपको बस मोटा मोटा पता होना चाहिए कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में है और इसका क्या एम है। ठीक है, तो इसमें जो आपकी ईद आई दृष्टि आती है, इसमें कई सारी इधर उधर की भी न्यूज़ होती हैं, तो वो आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता चला जाऊँगा। तो प्रोजेक्ट अस्मिता के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। देन हम लोग आते हैं, ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिए। आपका शहर प्रोग्राम एक समझ लेते हैं क्या है। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एंड द ट्रांस यूनियन सिबिल हैव लॉन्च अ शहर प्रोग्राम। तो शहर प्रोग्राम के बारे में बस आपको याद रखना है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और ट्रांस यूनियन सिबिल ने इसको लॉन्च किया है। इट इज़ अ क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम टू इन्हांस फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बिजनेस स्किल्स अमंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो वुमेन महिलाएं हैं जो स्टार्टअप्स ओपन करती हैं, उनके अंदर मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी और बिजनेस स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम है, शहर प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको बस इतना ही इसमें आइडिया होना चाहिए। देन लद्दाख अचीव्स फुल फंक्शनल लिटरेसी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पहली चीज़ तो यही पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा यूटी है जिसे भी फुल फंक्शनल लिटरेसी का दर्जा मिला है। तो इसको अभी देखिए लिखा हुआ है, डिक्लेयर्ड लद्दाख एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो ये एक प्रोग्राम है, इसके अंडर में ही फुल फंक्शनल लिटरेसी का स्टेटस दिया जाता है। तो पहली चीज़ तो आपको ये मालूम होना चाहिए। और इसने 97% लिटरेसी रेट यहाँ पे अचीव कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लिखा है टू अचीव द टारगेट ऑफ 100% लिटरेसी बाय 2030 द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कॉल्ड नव भारत साक्षरता कार्यक्रम और न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP फॉर द पीरियड ऑफ 2022 से 2027। तो ये जो स्कीम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, तो ये आपको पहली चीज़ में याद रखनी है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, तो ये आपको पहली चीज़ याद रखनी है। इसका टाइम पीरियड है 2022 से 2027 और इसका जो टारगेट है वो है 100% लिटरेसी बाई 2030। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको इसमें मालूम होनी चाहिए। देन सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था कि प्रमोशन जो होता है एक फंडामेंटल राइट नहीं होता है, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। जो भी आपकी जॉब्स होती हैं उसके प्रमोशन से रिलेटेड ये है। और ये किस केस में आया था, ये रवि कुमार धनसुख लाल मेहता एंड ANR वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ गुजरात एंड ORS केस में ये चीज़ की गई थी। तो आपको ये केस एक बार आपको माइंड में होना चाहिए कि ये किस केस में ये आया था। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि इट ऑब्जर्व दैट द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कैन नॉट डिमांड प्रमोशन एज अ मैटर ऑफ राइट। तो मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो एक राइट की तरह, एक हक की तरह नहीं मांग सकते हैं प्रमोशन। ठीक है, एंड दैट द कोर्ट्स इंटरवेंशन इन प्रमोशन पॉलिसी शुड ओनली बी लिमिटेड when there is a violation of equality principle under Article 16 of the Constitution। तो कोर्ट की इंटरवेंशन तभी होगा जब आर्टिकल 16 जो इक्वलिटी का जो फंडामेंटल राइट है, जब वो वायलेट होगा तभी कोर्ट का इंटरवेंशन होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 16 के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, इक्वलिटी से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्लोबल रिपोर्ट ऑन निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ ऑफ 2024। ये WHO की रिपोर्ट है। तो ये जो निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं इनके बारे में कुछ रिपोर्ट के बाद इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। तो इराक बिकेम द 50th कंट्री टू एलिमिनेट एटलीस्ट वन NTD। ठीक है, और नोमा नाम का एक डिज़ीज़ है जिसको निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिज़ीज़ के लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, और इराक जो है वो 50th कंट्री बना है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। दिस इवेंट मार्क्स द हाफ वे पॉइंट टूवर्ड्स अचीविंग 100 कंट्री टारगेट सेट फॉर 2030। तो ये एक टारगेट है कि 100 कंट्रीज़ में जो निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं उसमें हमसे हम एक ट्रॉपिकल डिजीज़ को निगलेक्ट करना है, मतलब एलिमिनेट करना है बाई 2030। तो ये 100 कंट्री का टारगेट है अभी। और नोमा नाम की जो डिजीज़ है इसको भी ऐड किया गया है 2023 में। इंडिया सिक्योर्स द ओवरसीज़ पोर्ट ऑफ सितवे। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि सितवे पोर्ट है कहाँ पे, ये है अपने पड़ोसी कंट्री म्यांमार में।
ठीक है। तो उसको अभी सिक्योर किया है, मतलब चाबहार पोर्ट को बनाने का पहले हमारे पास था चाबहार पोर्ट, और जो कि ईरान का है, और इसके बाद हमने अभी सितवे पोर्ट के ऊपर भी काम करने का हमने एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है। तो ये जो पोर्ट्स होते हैं ये काफ़ी स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे जब किसी कंट्री का प्रेजेंस होता है तो वो काफ़ी मतलब जो ग्लोबली अगर ऐसे जो पोर्ट्स होते हैं, अगर वहाँ पे किसी कंट्री का वहाँ पे भी रहता है, मतलब वहाँ पे कुछ काम रहता है या उनका नाम रहता है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये नीति आयोग की एक रिलीज़ की है, एक पोजीशन पेपर है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसमें एक बार बस तुरंत देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड प्रोजेक्ट्स 158 मिलियन पीपल को बाई 2025 तक इज़ वन दैट इज़ एजिंग एट द फास्टेस्ट रेट। ठीक है। तो इतने लोग जो होंगे 2025 तक जो होंगे वो एजिंग हो जाएगी उनकी, मतलब वो बूढ़े हो जाएंगे। ठीक है। बाई 2050 द एल्डरली पॉपुलेशन इज़ प्रोजेक्टेड टू राइज टू 319 मिलियन। ठीक है। 2025 तक इतने और 2050 तक इतने हो जाएंगे। तो बस एक आंकड़ा है, ये मेंस में आपको काम आएगा, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी डेडिकेटेड एम्स टू द नेशन। एम्स जो है 5 नए एम्स बनाने का अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको किया था। तो ये 5 नए एम्स कहाँ पे आ रहे हैं? एक गुजरात में है, एक पंजाब में है, एक रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, रायबरेली उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने भी ये कहा है कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज में भी एक एम्स बनाने की बात होनी चाहिए, कि क्योंकि यहाँ पे मतलब प्रयागराज में भी कोई एक ऐसी बड़ी हॉस्पिटल नहीं है, और यहाँ पे अगल बगल के जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें उनको ऐसे हॉस्पिटल की बहुत सारी मतलब आवश्यकता पड़ती है। और इलाहाबाद प्रयागराज जो है एक पॉपुलेशन वाइज भी उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी होना चाहिए। तो एक अभी ये बस बात ही चल रही है, अभी तो इस पर कुछ हो नहीं रहा है। ये कोर्ट की तरफ से सुओ मोटो एक बात थी। इसके अलावा एक वेस्ट बंगाल में भी है और एक मंगलगिरी आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है। तो आप बस एक आइडिया रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का कहाँ पे हो सकता है। ठीक है। देन नीति आयोग का एक ग्रो इनिशिएटिव है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रो इनिशिएटिव क्या है। ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट है। ठीक है। ग्रो इनिशिएटिव यूजेस रिमोट सेंसिंग एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स GIS टू मैप एग्रो फॉरेस्ट्री पोटेंशियल अक्रॉस इंडिया। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये मैपिंग की जाएगी। तो जो वेस्ट लैंड होते हैं जहाँ पे मतलब बंजर जो ज़मीन हो जाती है, अगर वहाँ पे वापस से उसको ग्रीन करना है, वापस से उसको रीयूज़ करना है, तो उसको रीस्टोर करना पड़ेगा। तो ये जो मैपिंग पहले करनी पड़ेगी उसके लिए, तो ये रिमोट सेंसिंग और GIS मैपिंग का उसमें यूज़ किया जाएगा। तो ये नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तीनों लेवल पे ये काम होना है। और ये इनिशिएटिव किसका है? नीति आयोग का है। देन महत्री वंदना योजना। ठीक है। महत्री वंदना योजना ये स्कीम जो है ये छत्तीसगढ़ की है। तो पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, टू प्रोवाइड मॉनेटरी असिस्टेंस टू वुमेन। ठीक है। तो ये आपको बस इतना एम भी अगर आपको आइडिया होगा तो आपका काम बन जाएगा। और आपको ये याद रखना है कि ये किस स्टेट का है, ये छत्तीसगढ़ स्टेट से रिलेटेड है। द स्कीम हैज़ बीन लॉन्च इन छत्तीसगढ़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1000 रुपीज़ पर मंथ टू एलिजिबल मैरिड वुमेन ऑफ द स्टेट एज मंथली DBT, यानी मैरिड वुमेन को ये 1000 रुपये पर मंथ मिलता रहेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसमें जो एज होनी चाहिए वो 21 साल के ऊपर की इनकी एज भी होनी चाहिए, मतलब जो चाइल्ड मैरिज का कोई अगर केस होगा तो उसमें नहीं होगा। ठीक है। देन मराठा रिजर्वेशन बिल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेड बाय शिंदे, एकनाथ शिंदे हैज़ यूनानिमसली पास 10% रिजर्वेशन अभी मराठा कम्युनिटी को मिला है इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है। मराठा जो कम्युनिटी है वहाँ पे उनको 10% रिजर्वेशन मिला है। देन सुफलाम 2024, तो रिसेंटली स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स, सुफलाम, इसको अभी रिसेंटली कंडक्ट कराया गया है। और ये कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है।
तो बस इतना ही आपको आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देन इंटरनेट फ्रीडम इन इंडिया, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इंडिया ने अभी टॉप किया है द ग्लोबल लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ ऑन इम्पोजिंग इंटरनेट बैन्स। तो सबसे ज़्यादा बैन लगाने में इंडिया ने अभी टॉप किया है, और ये डेटा किसने रिलीज़ किया है, टेक कंपनी है टॉप 10 VPN। ठीक है, तो ये किसी मतलब किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने तो नहीं किया है, तो आपको बस एक फिर भी बस आइडिया होना चाहिए कि क्या हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया था अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2020 में, दैट इंटरनेट शटडाउन्स वायलेट फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड दैट शटडाउन्स विच लास्ट इनडेफिनेटली आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यानी जो इंटरनेट शटडाउन है वो वायलेट करते हैं आपका फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, तो शटडाउन नहीं होना चाहिए, इंटरनेट बैन नहीं होना चाहिए, और अगर वो इंटरनेट बैन कोई इनडेफिनिट टाइम तक कर रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये आपको अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022 में ये चीज़ को बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी, और इसको आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। देन एक आता है सिल्कियारा टनल कोलैप्स जो हुई है, इसके बारे में जान लेते हैं। सिल्कियारा टनल कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में थी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी, और ये लोकेटेड कहाँ पे है, यमुनोत्री नेशनल हाईवे इन उत्तराखंड, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इट वाज अ पार्ट ऑफ चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट था, और जो टोटल लेंथ थी इस टनल की वो थी 4.5 किलोमीटर, और इसमें ये कनेक्ट कराने वाली थी सिल्कियारा से डंदल गांव तक उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। और इसको बिल्ड कौन कर रहा था, NHIDCL थ्रू नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी। ठीक है, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी। और ये नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा रिलीज़ हो रहे थे कि कौन कौन सी कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ख़रीदे हैं, तो नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी का भी इसमें नाम आया था। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है, मतलब ये रिपोर्ट है आपकी इंडियन एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट इसको पब्लिश की थी, और सारे उसमें जो कंपनीज़ हैं उनके नाम दिए थे, जो कि SBI ने ही कोर्ट के सामने रखे थे, और SBI ने इसको कोर्ट के सामने रख करके पब्लिक भी किया था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कौन कौन से किसने इसको बिल्ड किया है। देन सी बकथॉर्न क्या है, एक जोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब रजिस्ट्री, जो GI रजिस्ट्री है, इसने सी बकथॉर्न जो कि लद्दाख का एक ये प्रोडक्ट है, सी बकथॉर्न, इसको अभी GI टैग दिया है। ठीक है, और ये चौथा GI टैग हो जाएगा लद्दाख के लिए। इसके पहले पश्मीना, एप्रिकॉट, लद्दाखी वुड कार्विंग्स, इन सबको भी GI टैग मिला है। सो सी बकथॉर्न इज़ अ सेकेंड फ्रूट ऑफ लद्दाख विच इज़ गेटिंग, तो ये एक फ्रूट है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, सी बकथॉर्न, और ये सेकेंड फूड है जिसको अभी GI टैग मिलेगा। इससे पहले एप्रिकॉट जो है फ्रूट, इसको भी मिला था। ठीक है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए इसके लिए भी। देन प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना क्या है, तो इसमें एम्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू लो एंड मिडिल इनकम इंडिविजुअल्स थ्रू सोलर रूफ टॉप। तो जो अपने घरों के ऊपर जो सोलर पैनल्स जो लगाते हैं, तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का जो मकसद है, ये इस प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से इसको पूरा करना है, और ये लो और मिडिल इनकम इंडिविजुअल्स के लिए ये है। ठीक है, अलॉन्ग विथ ऑफरिंग एडिशनल इनकम फॉर सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो जो आपके अगर सोलर पैनल लगाने से जो आपका एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी होगी, वो आप वापस ग्रिड को बेच सकते हैं, और उससे आपको आमदनी भी हो सकती है। तो ये एडिशनल इनकम की भी इसमें बात की गई है, और इसमें जो कितने हैं 1 करोड़ हाउस होल्ड को ये सोलर रूफटॉप मिलेगा। ठीक है, और इसमें 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिजली भी मिलेगी। ठीक है, 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, जो काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट होता है पर मंथ, एंड दिस विल सेव अप टू 15 से 18 हज़ार रुपये आपके बच जाएंगे, 15 से 18 हज़ार रुपये। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। अगर ये देखते हैं किस तरह से ये लागू होती है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। देन वैभव फेलोशिप, ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अभी वैभव फेलोशिप का इसमें किया है, और ये स्कीम मेंट टू अट्रैक्ट इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट बेस्ड अब्रॉड फॉर शॉर्ट टर्म कोलैबोरेशन। तो जो बाहर जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं
पढ़ रहे हैं उनको इनवाइट करने के लिए कि वो इंडिया में आएँ और वापस आएँ और कुछ कोलैबोरेशन करें, शॉर्ट टर्म के कोलैबोरेशन करें, और उसके लिए ये फेलोशिप दी जानी है। तो इसका जो फुल फॉर्म है उसका नाम है वैश्विक भारत वैज्ञानिक फेलोशिप प्रोग्राम। ठीक है, ये कौन कर रहा है? DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन आता है वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव। तो ये NHAI का ये इनिशिएटिव है और इट एम्स टू इनकरेज यूज़र बिहेवियर ऑफ यूजिंग सिंगल फास्टैग्स फॉर मल्टीपल व्हीकल्स और लिंकिंग मल्टीपल फास्टैग्स टू अ पर्टिकुलर व्हीकल। ठीक है, तो ये एक ऐसा मतलब एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए NHAI ने किया है कि आप एक ही मतलब एक ही फास्टैग से कई सारे व्हीकल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इसमें है, तो ये बस आप ऐसे ही याद कर लीजिए, इसमें कुछ है नहीं। देन समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो पार्लियामेंट ने अभी पास किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अमेंडमेंट बिल, और इसमें इस्टेब्लिश करना है उनको, इससे इस्टेब्लिश करेंगे वो एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? तेलंगाना में। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आराम से मतलब मुझे लगता है कि आ सकता है, जो कि अभी ये एक्ट बन भी गया है तो ये और ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि ये आ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ पे बन रही है? तेलंगाना में। और यूनिवर्सिटी एक्सपेक्टेड टू सेटअप मुलुगु एंड इज़ नेम्ड आफ्टर सेटअप इन मुलुगु। तो मुलुगु नाम की जो जगह है वहाँ पे होगी, और इट इज़ नेम्ड आफ्टर ट्राइबल गॉड समक्का एंड सरक्का। तो ये ट्राइबल गॉड हैं, उनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। देन वादनगर, ये क्या है? वादनगर इंडियाज़ ओल्डेस्ट लिविंग सिटी। ठीक है, तो एक अभी डीप सी और एक्सकवेशन हुआ था, वहाँ पे ये वादनगर नाम का ये एक शहर मिला है। ठीक है, और इसको बोला जा रहा है कि 1800 BC में ये सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट था, जो कि समंदर के अंदर ये चला गया था, तो ये अभी मिला है। और ये एक स्टडी जो हुई थी ये IIT खड़गपुर ने मतलब इसमें फाउंड भी किया है कुछ एविडेंस वादनगर का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नीतीश डिवाइस। तो ये बिहार का है, तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा इसको। अब इसमें क्या है कि लॉन्च अ पेंडेंट शेप डिवाइस है ये, दैट विल साउंड अलर्ट हाफ एन आवर बिफोर लाइटनिंग और फ्लडिंग हीट वेव्स। तो जो लाइटनिंग अगर होने वाली होगी या कहीं फ्लड होने वाली होगी तो उससे आधे घंटे पहले ही आपको एक अलार्म इसमें पता चल जाएगा, और ये एक पेंडेंट शेप का एक डिवाइस है। ठीक है, तो ये आपको इतना ही इसमें आइडिया होना चाहिए। इसका नाम क्या है? नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन में। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे हेल्ड हुआ है? ये हुआ है कच्छ गुजरात में। कहाँ पे हुआ है? कच्छ गुजरात। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन। तो बस इतना ही आपको मालूम होना चाहिए, ये पहला कॉन्फ्रेंस था, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें फिशरीज़ एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा इसको चेयर किया गया था, जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको चेयर किया गया था। दैन सी केयर्स वेब पोर्टल। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने ये पोर्टल अभी लॉन्च किया है, और इसमें कुछ खास आपको नहीं पता है, ये सी केयर्स बस इतना ही आप याद रखिएगा। कोल माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांसमेंट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का ही ये कॉन्फ्रेंस है, और ये कहाँ पे हुआ है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं गोल्डन टाइगर। तो एक रिसेंटली कहाँ पे ये गोल्डन टाइगर मिला है? कोयम्बटूर बेस्ड फोटोग्राफर जो गौरव रामायण कैप्चर्ड रेयर गोल्डन टाइगर इन असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो ये आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ये गोल्डन टाइगर मिला है, और एक कोयम्बटूर के फोटोग्राफर हैं जिनका नाम है गौरव राम नारायण, इन्होंने ये कैप्चर किया था। तो इसमें 3 कलर थे इसके, ब्लैक, ऑरेंज और वाइट। ठीक है, गोल्डन टाइगर। देन आता है आपका PM यशस्वी स्कीम। PM यशस्वी स्कीम क्या है? PM इसका फुल फॉर्म है PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस OBCs एंड अदर्स। ठीक है, तो इसी को कहते हैं PM यशस्वी। ठीक है, तो एक अम्ब्रेला स्कीम है ये। तो अम्ब्रेला स्कीम का मतलब ये एक मेन स्कीम है, और इसके अंडर में और भी बहुत सारी स्कीम है छोटी छोटी। तो ये OBCs के लिए है, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं,
डी नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब, जिनको DNT भी शॉर्ट में कहते हैं, इन लोग के लिए ये स्कीम्स है। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। तो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है जो कि 100% स्पॉन्सर्ड होती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो इसमें स्टेट्स और सेंटर आपस में कुछ फंड स्टेट्स देता है, कुछ फंड सेंटर देता है, लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% जो फंड होता है ये सेंटर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो फॉर इसमें क्या चीज़ है, ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फॉर प्रोवाइडिंग टॉप स्कूल एजुकेशन टू OBCs एंड EBCs एंड DNTs, तो किसके लिए है आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये पता होना चाहिए, और भी इसका नाम फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। और इसको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गलेफू प्रोजेक्ट। गलेफू प्रोजेक्ट क्या है, भूटान के जो किंग हैं हैज़ अनाउंस प्लान्स टू बिल्ड अ मैसिव इंटरनेशनल सिटी इन एरिया ऑफ ओवर 1000 स्क्वायर किलोमीटर ऑन इट्स बॉर्डर विथ असम, और इसी मतलब असम के जो बॉर्डर से 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में एक मैसिव इंटरनेशनल सिटी बनाने वाले हैं, और इसी सिटी का नाम होगा गलेफू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये भूटान से रिलेटेड है, ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। देन आर्टिकल 370 के बारे में अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसने यूनानिमसली अपहेल्ड किया है द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू एब्रोगेट आर्टिकल 370। तो मतलब इसी चीज़ पे मतलब कंटेंशन था कि क्या प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ ऐसा है, ठीक है, वो कर सकते हैं, और इसलिए जो आर्टिकल 370 अभी जो हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर से, वो सही है। देन गरबा डांस के बारे में क्या है कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन यूनेस्को की तरफ से गरबा डांस को ऑफिशियली अभी ऐड कर दिया गया है। एडेड आइकॉनिक गरबा डांस किसमें, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, इस लिस्ट में, यूनेस्को की इस लिस्ट में अभी गरबा को ऐड किया गया है, ठीक है। और इसकी जो 18th जो सेशन हुआ था इंटर गवर्नमेंटल कमेटी की, कहाँ पे हुई थी, कोस्वाना बोट्सवाना में, कसाने बोट्सवाना, ठीक है। तो ये यूनेस्को की मीट यहाँ पे हुई थी, और इसी मीट में गरबा को ऐड किया गया था इस लिस्ट में, लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। देन एक आता है प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो मिनिस्टर हैं इन्होंने इसको इनाग्रेट किया है, लॉन्च किया है, और ये इंडियन आर्मी के द्वारा इसको इनिशिएट किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। नेगोशिएशन टू रिवाइव ब्लैक सी ग्रेन डील, तो ये ब्लैक सी ग्रेन डील क्या है, इसके बारे में थोड़ा आइडिया रखिए। तो इसमें टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं तैयब एर्दोगन, और जो प्रेसिडेंट है रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं अभी व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा है कि जो ब्लैक सी से जो ग्रेन का जो आना जाना होता था, ग्रेन्स फसलों का जो आना जाना होता था, तो वो वापस से रिवाइव किया जाए। तो अभी जो यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही थी उसकी वजह से ये जो रूट था ये बंद हो गया था और नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से जो फूड प्राइसेस थे वो काफ़ी बढ़ गए थे और सप्लाई चेन में काफ़ी डिसरप्शन आ गया था, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव इससे रिलेटेड है, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन, तो ये पहला ब्लेंडिंग ऑपरेशन है और ये कहाँ पे आ रहा है, सूरत गुजरात में, ठीक है, और इसको NTPC कर रहा है कमीशन। देन केरला बिकेम्स इंडियाज़ फर्स्ट ई गवर्नड स्टेट, तो केरला भी बन गया है फुल्ली फर्स्ट ई गवर्नड स्टेट। तो ये वन लाइनर्स हैं, इसको आपको याद रखना है, ये से क्वेश्चन बन सकते हैं। ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, तो ये 5वां एडिशन है ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का, और ये कहाँ पे हुआ है, तिरुवनंतपुरम केरला में हुआ है, ठीक है। और इसकी थीम थी इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेद, ठीक। कंट्रीज़ फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट, ये कहाँ पे अभी ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, मतलब शॉर्ट न्यूज़। तो हमने इस तरह से जो नेशनल न्यूज़ है, नेशनल करंट अफेयर्स, उसको हमने अभी कंप्लीट किया है।
और इसके बाद हम लोग आगे की जो करंट अफेयर्स में इसमें सीरीज़ में आता है दृष्टि आई दृष्टि में, उसको भी हम लोग आगे के पार्ट्स में लेके आएंगे। तो अभी तक आपने अगर पुरानी वीडियोस को भी नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही क्रिस्प तरीके से मैं जल्दी तरीके से मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बस वही आपको बताता हूँ, और इस तरह से आपका जो आई दृष्टि को आप पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे बहुत ही शॉर्ट में। आप इसको स्पीड भी बढ़ा करके आप देख सकते हैं, और इसको कम से कम आपको 3 रीडिंग लगानी है बिफ़ोर द एग्ज़ाम, ठीक है। 3 अगर आपने इसकी रीडिंग लगा ली, 3 बार आपने इसको अगर रिवाइज़ कर लिया इस पूरे करंट अफेयर्स को, तो यू आर गुड टू गो। आप एग्ज़ाम में इसको आप टैकल कर ले जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये न्यूज़ बस आपको अगर आइडिया भी होगा तो सुना भी होगा आपने कहीं पे, तो आप इसको कर ले जाएंगे। तो यही होता है करंट अफेयर्स को वहाँ पे एग्ज़ाम में टैकल करने का एक सिंपल तरीका यही है कि आपको रेपिटेटिव रिवीजन करते जाना है। तो इस सीरीज़ के माध्यम से हम बस यही कर रहे हैं। हमने आई दृष्टि की जो करंट अफेयर्स मैगज़ीन है उसको कंप्लीट करने का जो पूरा इनिशिएटिव है इसको लेके रखा हुआ है। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर उनकी भी प्रिपरेशन में इसमें हेल्प हो सकती है। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो उसको लाइक करिए। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा, डाउट पूछिए, ताकि मैं इसको क्लियर कर सकूं। और कोई और चीज़ पे अगर आपको चाहिए कि इस पे अगर आपको क्लैरिटी नहीं है किसी टॉपिक पे, जीएस के स्टैटिक टॉपिक पे, तो उसके बारे में भी ज़रूर लिख के भेजिएगा, तो मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो एग्ज़ाम अभी पास में ही है, और जो एग्ज़ाम की अटकलें हैं कि काफ़ी चेंज हो सकता है, उसको अभी आप ध्यान नज़रअंदाज करते हुए अगर कोई आयोग का ऑफिशियल नोटिस आएगा तो देखिए आपके पास पहुंच जाएगा ही। तो बार बार आपको यूट्यूब पे जो जो चैनल्स हैं वो यही बता रहे हैं कि ये डेट को हो जाएगा, वो डेट को हो जाएगा, तो हो सकता हो जाएगा, लेकिन अभी पक्का नहीं है जब तक आयोग की न्यूज़ नहीं आएगी। तो आप अपने माइंड में अनसर्टेनिटी अभी मत रखिए, और फ्रस्ट्रेशन में आप आ जाएंगे, और इस तरह से आपकी अपनी पढ़ाई भी चौपट हो सकती है। तो जो भी प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करते रहिए, अपना रिदम भी कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम लोग पार्ट 6 लेके आएंगे, और आगे के जो करंट अफेयर्स हैं इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।